नाम बेटा। तो अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ, डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए क्या है इस टॉपिक में बेटा, हमने कोई भी एक रिएक्शन लेनी है। कंसीडर ए रिएक्शन और रिएक्शन है हमारी ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी। इससे कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये स्मॉल ए है और जो ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल ए और बी है इनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये स्मॉल ए और बी क्या है बेटा, इनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। हो गया। अब इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू, देखिए बेटा पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये मैंने 11th क्लास में भी करवाया था, चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसका रेट लिखूं तो इसका रेट हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट किसका साइन है, कंसंट्रेशन का, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और जो भी इनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए और बी वो इनकी पावर में जाएंगे। मतलब रेट इक्वल टू ये आ गया, रेट इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में ए है, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर में बी है। जो भी इनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो इनके पावर में आ गए। ये हमारा रेट हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज द रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। बट ये जो कंसेप्ट है ना, इट इज कंप्लीट थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इट इज कंप्लीट थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, हो गया, ओके। अब इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट। अब मैं सेकंड बात करूंगी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब हम इसका रेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ के हिसाब से इसका रेट क्या होगा, देखिए बेटा। तो सेम वही लिखेंगे, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट में यही है, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। हो गया, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके। अब देखिए बेटा, जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना ए और बी, जो आपके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए और बी, इस बार हम ये नहीं लिखेंगे। हम यहां पर मैंने लिख दिया, एक बार दूसरे पेन से लिखते हैं, ए और बी की जगह मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स और वाई। मैंने ए और बी क्यों नहीं लिखा, जरूरी थोड़ी ना है जितना रिएक्टेंट का मोल लिया जाए वो पूरा कंज्यूम हो ही जाए। हो सकता है ए जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम पूरा हो ही ना, उसका कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड बच जाए और बी कम भी पड़ जाए। आपको ध्यान होगा ना, 11th टॉपिक था ये, लिमिटिंग रिएजेंट भी होता है, एक्सेस रिएजेंट भी होता है। तो जरूरी नहीं है जितने मोल रिएक्शन में दे रखे हैं वो सारे कंज्यूम हो ही जाए। ये बात कौन बोलता है, रेट लॉ कहते हैं। ठीक है, रेट लॉ की यही स्टेटमेंट है कि जो आपके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ही यहाँ पे आपको पावर में नहीं लिखने हैं। हम ये देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पर जो ये ए और बी है इतने ही मोल्स इसके कंज्यूम होंगे, इससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। क्योंकि ये कंसेप्ट कैसा है, एक्सपेरिमेंटल है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल है। इट इज प्रैक्टिकल कंसेप्ट और एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ठीक है, ओके। इस तरह से करना है बेटा आपको ये। चलो अब इसके बाद देखिए,
जतिन जाखड़ तो कोई नहीं है ना अपनी क्लास में, इसको रहने ही देते। हाँ भी देखिए अब कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ए और बी की जगह क्या लिखा, एक्स और वाई लिखा, कि जरूरी नहीं है जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं वो उतने ही कंज्यूम हो भी जाएंगे, कई बार वो उतने कंज्यूम नहीं भी हो पाते हैं। ठीक है, 1 मिनट बेटा। ये हो गया रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स, और ये हो गया वाई। तो जो ये एक्स और वाई है ना, ये भी आपके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही है। एक्स और वाई भी क्या है, दीज आर ऑल्सो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बट दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए और बी। दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, जो ये एक्स और वाई है ना, ये इक्वल हो भी सकते हैं ए और बी के, और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं ए और बी के, दोनों ही बातें हैं। हम देख के नहीं बता सकते किसी भी रिएक्शन को कि इसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। ये बातें प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली पता चलती है कि कोई भी रिएक्शन है उसके कितने रिएक्टेंट हमने लिए, उसमें से कितने कंज्यूम हुए। ठीक है बेटा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो थ्योरेटिकल बातें करता है, जो उसको दिखा, जितने मोल दिखे उतने उसने ले लिए। लेकिन रेट लॉ ने इस बात को नहीं माना, उसने ये कहा कि बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना प्रैक्टिकल के हम पता नहीं कर सकते कि कोई भी रिएक्शन है उसमें कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। तो उसने यहाँ पे जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे ए और बी वो नहीं लिखे, उनकी जगह क्या लिख दिया, एक्स और वाई लिख दिया, कि एक्सपेरिमेंटली ही हमें पता चलेगा कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसके कंज्यूम होंगे। तो ये बात ए और बी के इक्वल हो भी सकता है ये, और नहीं भी हो सकता है। हाँ भाई, ये बात आपको समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड। अंकित, मयंक, निशांत, मोनिशा, दीपिका, हर्षिता, अनीशा, कुमुद, यश, रुचिका। ओके बेटा, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके आगे साहिल, आकाश। तो अब इसमें आप एक लाइन और लिख लें, द स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, द स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स x and y, x and y raised to the power of a and b are determined experimentally which may or may not be equal to stoichiometric coefficients, which may or may not be equal to stoichiometric coefficient। ठीक है भाई, तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ, डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसके बाद नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इससे 1 मार्क में या 2 मार्क में न्यूमेरिकल कंफर्म है, सीबीएसई डालती है इस टॉपिक से। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं ऑर्डर के टॉपिक की। टॉपिक का नाम हमारा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, सब इजीली से कैच कर लेंगे। तो कुछ पॉइंट्स इसमें लिखवा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिटरमाइंड experimentally, it is determined experimentally always। ये हमेशा ही डिटरमाइन होता है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है। इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ऑलवेज। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी कि भाई ए से बी बन गया, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी,
can be measured only एक्सपेरिमेंटली। हम नहीं बता सकते किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इट कैन बी मेजर्ड ओनली एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, एंड ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, ठीक है, हो गया। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ ऑर्डर का। जैसे बेटा मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, तो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो आप इसका रेट लिखो तो रेट इक्वल टू क्या होगा, माइनस dA/dt इक्वल टू प्लस dB/dt, दोनों को डिवाइड किससे किया, 1 से। विपिन बेटा लास्ट में लूंगी डाउट, ठीक है, थोड़ा पढ़ा लेती हूँ। अब ये प्लस का हो गया dB/dt, तो आपको सबको पता है नेगेटिव किसको शो कर रहा है, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन को, और प्लस किसको शो कर रहा है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन को। अब रेट इक्वल टू एवरेज रेट की फॉर्म में लिखूंगे तो इसी को क्या लिख सकती हूँ, माइनस डेल्टा A/ΔT डिवाइड बाई 1 इक्वल टू प्लस डेल्टा B/ΔT डिवाइड बाई 1। तो आप सबको ये भी पता होगा डेल्टा किसको शो करता है, लार्ज चेंज को, और जो डी है वो डी किसको शो करता है, स्मॉल चेंज को शो करता है, ठीक है, हो गया। तो मान लो ये जो रिएक्शन मेरी थी, लेटर रिएक्शन वही सेम हमारे पास है, ए से बी बन रहा है। इनिशियल जब टी आपका 0 था तो मैंने मान लिया इसकी कंसंट्रेशन 1 थी, इसकी 0 थी। फिर जब टाइम टी आपका हो गया सपोज दैट 10 सेकेंड, तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 0.9 मोलर, इसकी बचगी 0.1 मोलर, हो गया। तो अब इसका रेट आप कैसे निकालोगे बताओ, तो रेट इक्वल टू माइनस फाइनल कंसंट्रेशन क्या है बोलो, 0.1 थी फाइनल, और इनिशियल क्या थी बेटा 1 थी, डिवाइड बाय डेल्टा टी तो 10 माइनस 0 आया। तो बताओ रेट इक्वल टू क्या आया बेटा, रेट इक्वल टू माइनस का 0.9 डिवाइड बाय 10, मतलब रेट इक्वल टू माइनस प्लस का 0.9 आया। तो ये रेट हमने कैसे निकाला, एक्सपेरिमेंटली निकाला। हमें डाटा दिया गया, हमें ये डाटा दिया गया कि ए से बी बना, इतना ए था, इतना बी बन गया, इतना कंज्यूम हुआ, इतना कंज्यूम नहीं हुआ। तो ये हमेशा हम एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाता है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ जस्ट मैंने एग्जांपल लेके ये बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। अब इसके बाद देखिए बेटा सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट है ऑर्डर में बी 0, ऑर्डर में बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया ए से बन रहा है बी, तो जो इसका रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और मैंने इसकी पावर में कर दिया n, इसकी पावर में क्या कर दिया, n कर दिया। तो यहाँ पर जो ये आपका रेट है ये किसके इक्वल हो गया, रेट इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a, पावर में हो गया n। तो ये n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है, n यहाँ पे क्या है बेटा, ऑर्डर है। अब फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस है व्हेन n इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 0 होगा तो ऑर्डर भी क्या होगा, 0, ऑर्डर क्या होगा, 0। अब मैंने ये किया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए है, मैं इसको डबल कर दूं, मैंने ए की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, डबल, रेट इक्वल टू के
बेटा मैंने ए की कंसेंट्रेशन ए से 2A कर दे, लेकिन पावर में तो क्या है, 0 ही है। तो बताओ रेट तो अब भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। रेट तो अब भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, और ऑर्डर अब भी क्या रहेगा, 0। तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, आप यहाँ पे लिख लें। 0 ऑर्डर रिएक्शन remains independent from concentration of reactant। चाहे मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर लूं, बढ़ा दूं, ज्यादा कर लूं, घटा लूं, कुछ भी कर लूं। देखो मैंने ए की कंसंट्रेशन ए से डबल करके 2A कर दी, लेकिन रेट तो अभी इसका क्या है, कांस्टेंट ही है। रेट कांस्टेंट क्यों, क्योंकि 0 ऑर्डर की रिएक्शन, और 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। हाँ बेटा केस 1 आपको समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके दीपिका, यश, हर्षिता, अंशु, बाकी बच्चों को कोई डाउट है बेटा? मयंक, अनीशा, रुचिका, कृतिका, मोनिशा, चलो ठीक है भाई। तो अब केस नंबर 2 करते हैं। देखिए अब केस 2 कह रहा है, फिर से वही सेम है, ए से बी बन रहा है, तो रेट इक्वल टू कर दिया के, ए की पावर में क्या कर दिया 1। अब मैंने ये कहा इफ concentration of A is doubled, then rate also becomes double। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं A की कंसेंट्रेशन को डबल कर रही हूँ तो रेट भी डबल होता है। मतलब बेटा अगर मैंने A की कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया तो मेरा रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे n क्या आएगा, n क्या आएगा, यहाँ n की वैल्यू आएगी 1। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। मान लो पहले मेरे पास रेट था, सपोज दैट 4 था, तो अब मेरा रेट कितना हो गया बेटा, बोलो 4 का डबल 8 हो गया। कब, जब मैंने कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल कर दिया। जब मैंने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 है। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चलो अब मेरा अगला क्वेश्चन है, इफ concentration of A is doubled, then rate equal to 4 times। रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन तो यही है, रेट इक्वल टू के ए की पावर n। तो आप मुझे बताएं यहाँ पे n की वैल्यू क्या है। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रही हूँ तो रेट 4 गुना बढ़ रहा है, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रही हूँ, ए से 2A कर रही हूँ, तो रेट आपका क्या हो रहा है, 4 टाइम बढ़ रहा है। 4 टाइम कब बढ़ेगा, जब 2 की पावर में n की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो 4 टाइम्स आएगा। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, 2 आया। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हुई बेटा। मयंक 1 मिनट, n इक्वल टू 2 आया, कैसी रिएक्शन हुई है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई। ठीक है, 1 मिनट बेटा।